फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स सुश्रुत संहिता पार्ट 20। ईएनटी को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सम्यक वेधन के लक्षण। नेत्र रोगों में जिसमें वेधन एज अ चिकित्सा हम करते हैं, शस्त्रकर्म हम करते हैं, तो अगर वेधन किया है तो उसमें सम्यक वेधन के लक्षण क्या हैं? वारी बिंदवागमा सभ्यक भवेत शब्दस्तथा, मतलब एक साउंड होगी, शब्द होगा, और वारी बिंदवागमा एक बिंदु, पानी की बिंदु जैसे उसमें से निकलेगी। 3-3 दिन पर बैंडेज करनी चाहिए, 3-3 दिन पर पटबंधन करना चाहिए, ठीक है। और 10 दिन तक उत्तान शयन करना चाहिए। लिंग नाश की शलाका कौन सी होती है? कितने उसका मेजरमेंट होता है? वो 8 अंगुल लंबी होती है और यव वक्र समान होती है। अंगुष्ठोदर प्रमाण में वक्त्र मुकुल आकृति ताम्र लौह या स्वर्ण से निर्मित होती है। मतलब आप बस इतना याद रखिए, अंगुष्ठोदर प्रमाण की होती है शलाका, 8 अंगुल लंबी होती है, यव वक्र के समान होती है, ताम्र लौह या स्वर्ण से निर्मित होती है, ठीक है। तांबा लोहा और सोने से निर्मित होती है, मतलब इन तीनों में से किसी से भी निर्मित हो सकती है। रोपण पुटपाक अगर हम करते हैं उससे पूर्व स्नेहन और स्वेदन निषिद्ध बताया गया है। रोपण पुटपाक से पहले स्नेहन और स्वेदन नहीं करना। और कर्ण रोगोक्त, अब कर्ण रोग में देखिए विद्रधि के भेद, ये मैंने आपको कल भी बताया था। विद्रधि के भेद 2 हैं, दोषज और शतज। कर्णशोफ 4 हैं, VPKS, वातज पित्तज कफज एंड सन्निपातज। अर्श के भेद 4 हैं, अर्बुद के भेद 7 हैं। 7 भेद में से शल्योक्त जो है 6 हैं, जो जिसमें शल्य से चिकित्सा की जाती है वो 6 हैं, प्लस एक त्रिदोषज है, मतलब VPKRS ये 5 हो गए, मांसज मेदज ये 7 हो गए, ठीक है। और कर्णशूल जो है त्रिदोषज होता है और रक्तज होता है, और इसकी चिकित्सा में बताया है अष्टमूत्रपूर्ण चिकित्सा। कर्णशूल त्रिदोषज होता है प्लस रक्तज होता है। और कर्णबाधिर्य आचार्य सुश्रुत ने जो उत्तर तंत्र में ये डिस्क्रिप्शन दिया है वो है कि वो वात कफज होता है, और जबकि निदान स्थान में कर्णबाधिर्य के बारे में जो बताया है वो वात कफज भी होता है एंड ओनली वातज भी होता है। और इसकी चिकित्सा में बिल्वादी तेल का प्रयोग करते हैं। इतना तो हमें पता है कि कर्ण का कोई रोग आए तो उसमें बिल्व तेल का प्रयोग होता है, तो बिल्वादी तेल का प्रयोग इन कर्णबाधिर्य और प्रतिशाय और वात व्याधि के समान चिकित्सा करनी चाहिए। कृमि कर्ण, कान में अगर कीड़े हों, इन्फेक्शन हो, तो मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे होते हैं तो धूम करना चाहिए, मतलब स्टरलाइजेशन करनी चाहिए। वार्ता को धूम करना चाहिए। हरताल और गोमूत्र का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। वार्ता को धूम, हरताल एंड गोमूत्र का प्रयोग। कर्ण दौर्गंधे, अगर दुर्गंध आ रही हो कर्ण से, ठीक है। अगर दुर्गंध क्यों आती है? क्योंकि उसमें अगर पस डिस्चार्ज हो रहा है तभी दुर्गंध आती है। तो कर्ण दौर्गंधे में, ठीक है, तो गुग्गुल से धूपन करना चाहिए। कर्ण श्वेड में सरसप तैल पूर्ण, सरसों का तेल से कान भरना चाहिए। और कर्ण कंडू में, कंडू अगर खुजली वगैरह हो तो वमन और नाड़ी स्वेद कराना चाहिए। और इसके बाद है कि कर्ण स्राव, पूती कर्ण या कृमि कर्ण, कर्ण से डिस्चार्ज हो रहा हो और पस डिस्चार्ज हो रहा हो, और इसके अलावा कि कृमि कर्ण हो, तो इसमें हमें प्रक्षालन करना चाहिए, मतलब ईयर वॉश करना चाहिए। राजवृक्षादि किसको कहते हैं? अमलतास को। राजवृक्षादि तोय या सुरसादि गंड से प्रक्षालन करना चाहिए। एंड इसके बाद है कि जो नासा परिस्राव है उसमें डिस्चार्ज कैसा आता है? अज स्वच्छ सलिलम प्रकाशम रात्रो विशेषण ही तक विकारम लक्षणम, मतलब कि सलिलम प्रकाशम, अज स्वच्छम सलिलम प्रकाशम, मतलब जो स्वच्छ स्राव आता है, क्लियर वाटरी डिस्चार्ज आता है और रात्रि को विशेष रूप से आता है। नूतन प्रतिशाय में घृतपान का निषेध है। प्रमुख शिरोरोगों के लक्षण देखते हैं। अच्छा, शिरोरोग आचार्य सुश्रुत ने 11 बताए हैं, भाव प्रकाश ने एंड माधव निदान ने भी 11 बताए हैं। आचार्य चरक ने एंड काश्यप ने 5 बताए हैं। 5 कौन से हैं? VPKS एंड कृमि शिरोरोग।
और जो आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं 11, माधवनयन भावप्रकाश ने 11 बताए हैं, वो कौन से हैं? 5 तो चरक वाले हो गए, VPKS एंड शिरोरोग, कृमि शिरोरोग, और इसके अलावा 4 और हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। रक्तज, क्षयज, ये हो गए 7, ठीक है। और 4 जो इम्पॉर्टेंट है वो है अर्धाव भेदक, शंखक, सूर्यावर्त, अनंतवात। तो VPKS प्लस कृमि रोग, कृमि शिरोरोग, ये 5 प्लस रक्तज एंड क्षयज 7। इसके अलावा 4 जो बचे वो कौन से? अर्धाव भेदक, शंखक, सूर्यावर्त, अनंतवात, ठीक है। एंड नेक्स्ट इस, अब इसमें वातिक शिरोरोग है तो उसमें क्या लक्षण है? रात्रि में अधिक वेदना होती है और बांधने पर उपताप में कमी, मतलब कि पेन में कमी हो जाती है। बांध के थोड़ा ठीक फील होता है, अच्छा फील होता है, पेन में कमी होती है, और रात्रि में वेदना अधिक होती है। जबकि आचार्य वाग्भट ने, जहाँ आचार्य सुश्रुत ने वातिक शिरोरोग में रात्रि में अधिक वेदना बताई है, वहीं आचार्य वाग्भट ने कफज, ये एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लीजिए, कफज शिरोरोग में रात्रि में वेदना अधिक बताई है। इसके बाद है कि जो आचार्य सुश्रुत द्वारा आगे चलते हैं कफज शिरोरोग। कफज शिरोरोग में शून अक्षिकूटम वृद्धम, मतलब कि अक्षिकूट जो ऑर्बिटल एरिया होता है उसके सराउंडिंग एरिया वृद्धन, मतलब कि स्वेलिंग आ जाती है। और रक्तज में स्पर्श असहत्वम, और क्षयज में वात, कफ और शक्त से उत्पन्न स्वेदन और रक्त मोक्षण से रोग बढ़ जाते हैं, ठीक है। मतलब क्षयज शिरोरोग एक ऐसा शिरोरोग है जिसमें स्वेदन कराया, यहाँ पे तो स्वेदन और रक्त मोक्षण लिखा है, बट एक्चुअली क्या है कि स्वेदन अगर कराते हैं, रक्त मोक्षण अगर कराते हैं, या इसके अलावा कोई और पंचकर्म कराते हैं तो उसमें जैसे नस्से दे दिए तो उसमें ये बढ़ जाता है, ठीक है। ये वात, कफ और शत से उत्पन्न होता है, क्षयज शिरोरोग, और स्वेदन, रक्त मोक्षण वगैरह से इसके रोग ये बढ़ जाता है, तो उसमें नहीं करना चाहिए। कृमिजन्य शिरोरोग में नासा से सरक्त जल की प्रवृत्ति होती है, मतलब कि ब्लड मिक्स डिस्चार्ज होता है फ्रॉम नोस्ट्रल्स। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है कि नासा से सरक्त जल की प्रवृत्ति कौन से शिरोरोग में होती है, तो आप रक्तज नहीं लिखेंगे, उसमें कृमिजन्य शिरोरोग टिक करेंगे। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि सरक्त जल की प्रवृत्ति कौन से शिरोरोग में होती है, तो कृमिजन्य शिरोरोग में होती है। अच्छा, जहाँ पे हमने संख्या बताई थी कि आचार्य सुश्रुत ने 11 बताए, चरक काश्यप ने 5 बताए, तो वहीं पे आचार्य वाग्भट ने और शार्ंगधर ने 10 शिरोरोगों का वर्णन किया है। अब ये 10 जो है शिरोरोग हैं। कपालगत व्याधियाँ उन्होंने अलग से 9 कपालगत व्याधियाँ अलग से उसका वर्णन किया है जो कि शिरोरोग से अलग हैं, ठीक है। अब शिरोरोगों की चिकित्सा क्या होनी चाहिए? जो क्षयज शिरोरोग है, वात से, कफ से, शत से उत्पन्न होता है, उसकी भृंगण चिकित्सा करनी चाहिए। कृमिज शिरोरोग की पहले रक्त का नस्से देना चाहिए ताकि वहाँ पे कृमि रक्त के लालच में आके वहाँ इकट्ठे हो जाएं। फिर तीक्ष्ण विरेचन देना चाहिए और सड़ी मछली से धूपन कराना चाहिए। सूर्यवर्त में नस्से देना चाहिए, इक्षु विकार और घृत सेवन, ठीक है। नस्से, इक्षु विकार और घृत सेवन। नस्से कौन से शिरोरोग में नहीं देना चाहिए? क्षयज में। सूर्यवर्त में देना चाहिए। अर्धाव भेदक मतलब माइग्रेन, अर्धाव भेदक में सूर्यवर्त के जैसे चिकित्सा करनी चाहिए। सिरा वेद करना चाहिए। मधु, मस्तुक, स्याफ का प्रयोग करना चाहिए। शंखक बहुत डेंजरस वाला शिरोरोग बताया है जिसमें मृत्यु के समान लक्षण होते हैं। और इसमें है शीर सर्पी प्रशंसति नस्से पाने च शंखके, मतलब शीर सर्पी का प्रयोग करना चाहिए शंखक में। शंखक में निषिद्ध कर्म क्या है? स्वेदन नहीं करवाना चाहिए शंखक में। अभिघातज ज्वर में उष्ण चिकित्सा उपक्रम जो है निषिद्ध है। अभिघातज ज्वर जो ट्रॉमा से फीवर हुआ हो उसमें उष्ण चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये एपिसोड यूज़फुल लगा हो। डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ द लेक्चर्स। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए, और जल्द ही आपके सामने नेक्स्ट और लास्ट जो आई थिंक सुश्रुत संहिता के रिलेटेड लेक्चर होगा वो आपके सामने पेश करेंगे। और इसके बाद सुश्रुत संहिता ऑलमोस्ट आपकी 100% कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम अष्टांग संग्रह एंड अष्टांग हृदय
के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।